हेलो थ्री एन फैमिली। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। भर भर के शिकायतें आ रही हैं आप लोगों की कि ज़्यादा चैप्टर एक्सप्लेन करो, ये आगे निकल गया, वो पीछे है, आप पीछे हो गए, आपने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। गाइस, ये पब्लिक डोमेन है, मैं किसी को नहीं रोक सकता। तो जस्ट चिल, अपन कंपटीशन में नहीं जाना है। मैंने रिवर्थ को स्टार्ट किया है तो मैं रिवर्थ को एंड करूंगा, आज के टर्म पे नहीं बट ऑल्सो फ्यूचर टर्म। मैं चाहता हूँ कि कभी भी अगर कोई मेरे चैनल पे आके रिवर्थ को देख रहा है तो उसे 1 एपिसोड से लेकर के लास्ट एपिसोड तक पूरी नोवेल मेरे चैनल पे मिल जाए। और फिर तो ये अनबीटेबल फाइट है। अगर मैं स्किप करके एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोग के लिए तो फिर और कोई आएगा वो स्किप करके एक्सप्लेन करने स्टार्ट कर देगा। तो इसे छोड़ देते हैं, जिसे हमसे आगे जाना है जाने दो। ठीक है, तो इसकी शिकायतें मत किया करो, पब्लिक डोमेन है, हर किसी के पास अथॉरिटी है और वो अपने मन की कर सकता है। और इतना नाराज तो मुझे होना चाहिए, मैं नाराज नहीं हो रहा, मैं चिल बैठ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग नाराज हो रहे हो, क्या बात है? एंजॉय करो यार। चलो नोवेल एक्सप्लेन करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब मार दो भर भर के। जिसने जिसने पिछला एपिसोड देखा होगा वो हर एक बंदा काफी ज्यादा क्यूरियस होगा आज के एपिसोड के लिए, क्योंकि पिछले एपिसोड में गुयू ने जोयान को काफी ज्यादा इमोशनली ब्लैकमेल किया था। साथ ही साथ फ्रॉड जोयान की छाती छाती के अंदर चली गई थी, जोयान ने उसे तोड़ भी दिया था और सभी लोग सरप्राइज भी हो गए थे। तभी चेन जेन ने जियांग मिंग से कहा था कि इसे मार दो वरना ये फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और इसके बाद चेंग जैन लुओ जिन को अपनी फॉर्मेशन के अंदर बेहोश कर देता है, जिस पे बू जीतियन उसकी टांग खींचते हुए कहता है, चेंग जैन मुझे पता है कि तुम भी डरते हो और तुम उस लड़के को नहीं मार सकते लुओ जिन के लिए। तो ये एपिसोड जस्ट वहीं से स्टार्ट होता है। बू जीतियान की बात को सुनकर चेन जेन एक ठंडी सांस लेता है। उसे पता था कि अगर वो लुओ जिन को मारेगा तो उसका जिंदा बचना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। और यही एक रीजन होता है कि वो लुओ जिन को जान से नहीं मार रहा होता, बल्कि इस टाइम पे वो लुओ जिन को कैद करने की सोच रहा होता है, क्योंकि अगर हिडन क्लाउड पवेलियन के लोग उसे मारने आएंगे और वो लुओ जिन को दिखाकर उन्हें धमका सकता है। इस टाइम पे चेन जेन बूजी तियान काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि वो एक तीर से 3 निशाने लगा चुके हैं। पहला, उन्होंने जियोयान को मार दिया, दूसरा स्काई एक्सट्रिक्शन स्टेप मिल गया और तीसरा हिडन क्लाउड पवेलियन से बचने के लिए वो लुओ जिन का यूज कर सकते थे। हालांकि दूसरी ओर लुओ तियान अपने चेहरे पर एक स्माइल लिए हुए दूर खड़ा हुआ था और अपनी दाढ़ी को खिला रहा होता है और उसकी आंखें अजीब तरीके से साइन कर रही होती हैं। जिसके बाद हमें जियानमिंग दिखाया जाता है जो कि जोयान के सामने खड़ा होकर जोयान से कहता है, जोयान तुम सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम पहले ऐसे पर्सन हो जो मेरे सामने इतना देर तक खड़े रह गए। हालांकि तुम जितना ही मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो उतना ही मुझे तुम्हें मारने की इच्छा बढ़ती जा रही है, इसीलिए अब तुम्हें मर जाना चाहिए। और इसके बाद उसके एक ही थॉट के साथ 100+ रॉड आसमान में तैरने लगती हैं और सीधा ही जोयान की तरफ बढ़ जाती हैं। और वो रॉड बिल्कुल जोयान के माथे पर आ चुकी होती है, बस टकराने ही वाली होती है। हालांकि तभी अचानक ही एक ओल्ड वॉइस जोयान की बॉडी के अंदर से सुनाई देती है और पूरा इलाका काफी ज्यादा पावरफुल ऑरे से भर जाता है। और ये दबंग वॉइस होती है गुयू की, जो कि तेजी से चिल्लाते हुए कहते हैं, भाड़ में जाओ। और इसके बाद जियान की बॉडी से रिलीज होने वाले ऑरे को देखकर जियान मिंग और बाकी सभी लोगों के फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं। जियान मिंग की वो स्वॉर्ड है जो कि आसमान में जोयान से टकराने ही वाली थी, अचानक ही एक ब्लास्ट के साथ पिघल जाती हैं और दुनिया से ऐसे गायब हो जाती है कि जैसे वो कभी अपेयर ही नहीं हुई थी। इस टाइम पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होकर जोयान के बारे में ही बात कर रहे थे कि जोयान ने एक बार फिर से डाउडी लेवल के वॉरियर की स्लॉट को तोड़ दिया, लेकिन इस बार की पावर जोयान की पिछली पावर से काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिसके कारण भीड़ काफी ज्यादा शॉक होती है और गंभीर रूप से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा जो चौंका हुआ पर्सन होता है वो जियान मिंग होता है, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता था कि अभी अभी जिस पर्सन ने जोयान की तरफ से अटैक किया है उसकी पावर कम से कम डाउडी लेवल पर होनी चाहिए और उसकी पावर उन चारों से बिल्कुल भी कमजोर नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद जियानमिंग काफी ज्यादा चिड़चिड़ाते हुए कहता है, आखिरकार ये पर्सन कौन है? डैम इट, आखिरकार वेस्ट रीजन के अंदर एक और डाउडी लेवल का वॉरियर कब से आ गया जिसकी पावर हम चारों के बराबर है? मुझे ये मत कहना कि यह हिडन क्लाउड पवेलियन से कोई है। जिसके बाद बू जीतियान और चेंजन भी आसपास की जगह को देखने लगते हैं कि आखिरकार वो डाउडी लेवल का वॉरियर है कहां पर। इस टाइम पे जो चेंजन होता है वो भी ये सोचकर काफी ज्यादा सीरियस होता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर जो कि फॉर्मेशन को क्रिएट किए हुए और चारों तरफ फैली हुई है उसके अंदर आकर जोयान को बचा कर कोई अटैक करके चला गया और उसे पता भी नहीं चला। तो वो अटैक अगर चेंजन के ऊपर किया जाता, और यही सोचकर उसके चेहरे से अचानक ही पसीना आने लगता है। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने डुईक्यू को निकाल के फॉर्मेशन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर ये कोई पर्सन हिडन क्लाउड पवेलियन से होगा तो वो लुओ जिन को सामने रख के उसे डरा सकता है और धमका सकता है।
क्योंकि सामने वाला पर्सन डाउडी था तो उसे बिल्कुल भी वीक नहीं समझा जा सकता था। तभी वू जितियान भी काफी ज्यादा अजीब तरीके से कांप रहा होता है, जिसके बाद वो कहता है क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो? अगर ये पॉसिबल है तो मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, हमारे सामने अपेयर हो। है अलादीन का चिराग तो है ना कि चिराग घिस दिया और गुयू अपेयर हो जाएंगे। और इतना कहने के बाद बू जितियान तुरंत ही अपने हाथों को मजबूती से पकड़ता है और दोनों हाथों को आगे करते हुए आकाश में खाली जगह की तरफ बढ़ाता है। कुल मिला के उसे ग्रीट करता है। क्योंकि सामने वाले पर्सन की उसे आइडेंटिटी पता नहीं थी, इसीलिए वो उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता था। हालांकि बू जितियान की बात को सुनकर भी ओल्ड गुयू कोई भी इंप्रेशन नहीं देते, ना ही उनके सामने अपेयर होते हैं, बल्कि उनकी वॉइस सुनाई देती है कि मैं आप सभी लोगों को केवल 2 ही ऑप्शन देता हूँ। पहला, इन तीनों को छोड़ो और यहाँ से निकल जाओ, मैं मानूंगा कि कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरा, उन तीनों के साथ तुम चारों को भी यहीं रहना होगा जब तक तुम लोग मर नहीं जाते। इस टाइम पे उनकी आवाज काफी ज्यादा शांत थी, लेकिन उससे निकलने वाला ऑरा उनके दिल की हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए अकेले ही काफी था, और वो उसका विरोध भी नहीं कर पा रहे थे। इस टाइम पे बू जितियान भी काफी ज्यादा आग बबूला हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है तुम कायर हो, इसीलिए छिप रहे हो और अपनी पूंछ दिखा रहे हो, और साथ ही साथ तुम सेखियां भी बघार रहे हो। आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर सच में कितनी ज्यादा पावर है। और इसके बाद बू जितियान तुरंत ही अपने दोनों ही हाथों को बांध लेता है और अपने डुइकुई के साथ पावरफुल पंचों को क्रिएट करता है। इस टाइम पे उसकी चेस्ट के बाईं ओर का जो आर्मर होता है वो काफी ज्यादा लाइवली दिखाई दे रहा होता है, जैसे कि वो जिंदा हो। ब्लैक रॉक बीस्ट का आर्मर। इस टाइम पे जैसे ही बू जितियान का और चारों तरफ फैलने ही वाला था कि आसमान में अचानक ही एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। और इसके बाद बिना किसी चीज के, बिना किसी को पता लगे और फुल्ली सस्पेंस के साथ वो आवाज खत्म होने के बाद सभी लोग देख सकते थे कि ग्रीन जेट सिटी के अंदर बू जितियान, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल फिजिकल स्ट्रेंथ वाला पर्सन था, अचानक ही एक अननोन पावर के साथ उड़ता हुआ पीछे की तरफ भेज दिया जाता है। और जिसके बाद बू जितियान जैसे ही जमीन पे गिरता है तो उसके मुंह से खून के कौर निकलने लगते हैं। उसका चेहरा तुरंत ही पीला पड़ चुका होता है और ऑरा काफी ज्यादा वीक हो चुका होता है। जिसके बाद अचानक एक आवाज फिर से आती है, ये फर्स्ट टाइम है और मुझे उम्मीद है कि लास्ट टाइम होगा। मैं आप सभी से आखिरी बार कह रहा हूँ, यहाँ से दफा हो जाओ। वू जितियान की हालत को देखकर चेन जेन, जियान मिंग, लुओ तियान, ये लोग भी काफी ज्यादा सदमे में थे, और साथ ही साथ इस टाइम पे उन्हें अपने दिल में काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। इस टाइम पे उन्हें एक चीज तो समझ में आ गई थी कि जो ये मिस्टीरियस एल्डर यहाँ पे अपेयर हुए हैं, उनकी पावर डाउडी लेवल को क्रॉस कर चुकी है, और इनकी पावर कम से कम ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट लेवल पर होगी। और इतना सोचने के बाद ही अचानक वो बुरी तरीके से कांपने लगते हैं। उन्हें पता था कि ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट लेवल का एल्डर कितना ज्यादा पावरफुल होता है। आखिरकार तियानजू का टॉम जिसे वो ओपन करना चाहते थे, वो भी ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट का ही वॉरियर था। तभी वू जितियान, जो कि जमीन पे पड़ा हुआ था, अचानक ही खड़ा होता है और होश ठिकाने पे आने के बाद वो तुरंत ही काफी ज्यादा सॉफ्ट वॉइस में बोलता है, एल्डर एल्डर, हमने आपको नाराज किया है। हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, बस हम पहले थोड़ा सा परेशान थे, इसीलिए एल्डर इस चीज का बुरा ना माने। इस टाइम पे वू जितियान का चेहरा पीला पड़ चुका था और साथ ही साथ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ के बाद भी उसे काफी ज्यादा हैवली इंजरीज आई थी, जिससे वो जल्दी रिकवर नहीं हो सकता था। तभी अचानक एक बार वही वॉइस फिर से आती है, तो अगर ऐसी बात है तो तुम सब लोग यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हो? इस टाइम पे झांगी ने भी सुनाई थी इस वॉइस को कि कोई उन्हें बचाने आया है, लेकिन वो इस टाइम पे लुओ जिन की सिक्योरिटी पे लगा हुआ था, क्योंकि वही उसका काम था, जिसके कारण वो इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। हालांकि तभी चेन जेन चुपचाप लुओ जिन की तरफ देखता है, क्योंकि अगर वो लुओ जिन को यहाँ पे छोड़ देता तो हिडन क्लाउड पवेलियन के एल्डर्स उसे आकर पीटते, और अगर वो नहीं छोड़ता है तो उसके सामने वाला एल्डर भी उसे यहीं के यहीं मार देगा। हालांकि तभी वो वॉइस उन्हें फिर से सुनाई देती है कि अपने थॉट को अपने पास रखो और यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम जो सोच रहे हो वही होगा। चेंजन जैसे ये आवाज सुनता है तो तुरंत ही काफी ज्यादा बुरी तरीके से कांपने लगता है, और इसके बाद उसे पीछे से आवाज आती है, चेंजन भागो। जिसके बाद चेंजन तुरंत ही काफी ज्यादा डरते हुए कहता है, सीनियर मुझे माफ कर दें, जूनियर अब ऐसा कभी भी नहीं करेगा, और तुरंत ही निकल कर वहां से गायब हो जाता है। और इसके बाद वो चारों लोग 4 अलग अलग डायरेक्शन में उड़ जाते हैं। तभी झोंगी, जो कि लो जिन के पास है, उसे बचा रहा होता है, तुरंत ही उन चारों लोगों को भागते हुए देखता है तो सम्मान पूर्वक काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड वे में कहता है, एल्डर हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी गुयू कहते हैं, मुझे धन्यवाद कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये बस इतना था कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सका, इसीलिए मैंने इंटरफेयर किया है। हालांकि इस टाइम पे एल्डर गुयू की वॉइस काफी ज्यादा शांत होती है और सॉफ्ट होती है। अकॉर्डिंग टू चेंजन और जियान मिंग से बात करते टाइम उनका लहजा काफी ज्यादा एरोगेंट और पावरफुल था। हालांकि झोंगी जब उनकी बात को सुनता तो काफी ज्यादा एक्साइटेड तरीके से वो ये जानना चाहता था कि आखिरकार ये मिस्टीरियस पर्सन कौन है, जिसके कारण वो कहता है, एल्डर मैं
हिडन क्लाउड पवेलियन का एल्डर हूँ और मेरे बगल में ये यंग मास्टर हिडन क्लाउड पवेलियन के पवेलियन चीफ हैं। क्योंकि एल्डर ने इस बार हमें बचाया है तो मैं एल्डर को मेरे हिडन क्लाउड पवेलियन में इनवाइट करना चाहता हूँ। साथ ही साथ हमारी जान बचाने के लिए मैं उन्हें कुछ चीजें भी गिफ्ट में देना चाहूंगा। इस टाइम पे जोंगी काफी ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उसे पता था कि वो चारों लोग बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे और शहर के बाहर ही रुके होंगे और जैसे ही ये एल्डर यहाँ से जाएंगे तो वो तुरंत ही जोयान और इन सभी को मार डालेंगे। इसीलिए वो चाहता था कि ये एल्डर उन्हें कुछ देर तक और सपोर्ट करें और उनके हिडन क्लाउड पवेलियन तक जाएं। तभी एल्डर गुयू की आवाज एक बार फिर से आती है, चिंता ना करें, वे पहले ही अपने अपने सेक्ट पे लौट चुके हैं, उनके लिए शहर के बाहर इंतजार करना मुश्किल है। यहाँ तक हिडन क्लाउड पवेलियन की बात है तो एल्डर ओल्ड मेरे पास अभी भी कुछ मामले हैं, मैं आपके साथ अभी नहीं आ सकता। ऐसा लग रहा होता है कि ओल्ड गुयू ने झांगी के दिल की बात को समझ लिया था और इसीलिए उन्होंने स्माइल करते हुए काफी ज्यादा सुकून से झोंगी को टेंशन फ्री रहने के लिए कहा था। ये देखकर झोंगी काफी ज्यादा रिलैक्स फील करता है और थोड़ा सा एम्बेरस भी फील कर रहा होता है। हालांकि तभी झोंगी को अचानक ही खांसने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो तुरंत ही लुओजिन की तरफ देखता है जिसकी चोटें अब स्टेबल हो चुकी थी लेकिन अभी भी वो हैवीली इंजर्ड था। जिसके बाद वो जोयान की तरफ देखता है जिसके अंदर डाउडी श्रॉड चली गई थी, साथ ही साथ एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट के कारण जोयान की बॉडी तो और भी ज्यादा हैवीली इंजर्ड थी और उसकी जल्द से जल्द हेल्प करने की जरूरत थी। तभी अचानक गुयू की आवाज आती है, ठीक है आपको जो करना है आप कर सकते हैं, ओल्ड मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। और इस वॉइस के साथ एक पावरफुल ऑरा जो कि पूरे ही एमराल्ड ग्रीन सिटी को घेरे हुए था अचानक ही चुपचाप गायब हो जाता है, जिसके बाद हर कोई अपनी बॉडी को थोड़ा सा हल्का फील करता है। इस टाइम पे झांगी बड़ी मजबूरी के साथ और बड़ी मुश्किल से जियोयान की तरफ खिसकते हुए जाता है, जिसके बाद वो जियोयान की चेस्ट पे लगे उस रॉड के घाव को देखकर अचानक ही कांप जाता है और वो यही सोच रहा होता है कि जियोयान ने इसे कैसे झेला होगा। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से जियोयान की बॉडी को स्कैन करना शुरू करता है और तुरंत ही काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि जियोयान की बॉडी के अंदर केवल श्रॉड का चोट का निशान नहीं था बल्कि जियोयान की आधे से ज्यादा हड्डियां टूट चुकी थी। जियोयान के इनर ऑर्गन्स काफी ज्यादा हैवीली इंजर्ड हो चुके थे। जियोयान की मेरिडियन लगभग 50% डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। उसकी बॉडी में बहने वाला ब्लड भी काफी हद तक खत्म हो चुका होता है और जियोयान की प्रेजेंट टाइम की हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई भी बड़ी आसानी से जियोयान को मार सकता था। हालांकि झोंगी दो चीजों से काफी ज्यादा हैरान भी था, जिसमें सबसे पहली थी कि जियोयान ने अपनी चोटों से रिकवरी के लिए पहले ही एक एम्परर लेवल की पिल को स्वेलो कर लिया था। लेकिन झोंगी यही सोच रहा होता है कि जियोयान को तो उसने कभी भी पिल को स्वेलो करते हुए नहीं देखा था, तो आखिरकार ये पिल जियोयान ने किस टाइम पे स्वेलो की और अगर किसी और पर्सन ने जियोयान को ये पिल दी है तो वो आखिरकार कौन है। जिसके बाद दूसरी चीज थी जियोयान की बॉडी काफी सारी हेवनली फ्लेम से भरी हुई और घिरी हुई थी जो कि जियोयान को काफी ज्यादा स्पीड के साथ रिकवर कर रही होती है और जियोयान की सोल को भी वापस से रिकवर करने में लगी हुई होती है। ये देखकर झोंगी को भी काफी ज्यादा जेलिसी होती है कि आखिरकार जियोयान के पास इतनी मिस्टीरियस चीज है। जिसके बाद झोंगी जियोयान और लुओजिन की बॉडी को अचानक ही पकड़ता है और तुरंत ही हिडन क्लाउड पवेलियन की तरफ बढ़ जाता है। जिसके बाद ग्रीन एमराल्ड सिटी जो कि काफी ज्यादा शांत थी अचानक ही कानाफूसी और शोर शराबे से भर जाती है और जियोयान का नाम जो कि अब तक कोई नहीं जानता था पूरी तरीके से फैल जाता है। इस टाइम पे तो सभी आर्ट मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर्स ने मान लिया होता है कि वो जियोयान के लिए कोई भी मैच नहीं है। आखिरकार जियोयान डाउडी लेवल के वॉरियर के अटैक को झेल सकता है तो उनकी क्या ही औकात थी। कुछ ही टाइम के अंदर जियोयान की फाइट की न्यूज न केवल ग्रीन एमराल्ड सिटी के अंदर बल्कि जीलिन एरिया के अंदर 10+ छोटे बड़े सिटीज के अंदर फैल चुकी होती है और जियोयान इस टाइम पे काफी जल्दी वेस्ट रीजन के अंदर पॉपुलर हो चुका होता है। इस टाइम पे काफी सारे हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर जियोयान को ही ढूंढ रहे थे, वो जियोयान से फाइट करके उसे हरा कर अपने नाम को पॉपुलर कराना चाहते थे। साथ ही साथ काफी सारे यंग जनरेशन की लड़कियां भी जियोयान के नाम को सुनकर समझ रहे हो ना, इम्प्रेस हो चुकी होती है और उनके मन में सिर्फ जियोयान के लिए तारीफ ही तारीफ होती है। इस टाइम पे जियोयान काफी जल्दी ही पॉपुलर हो चुका था। हालांकि आउटर वर्ल्ड में जियोयान की लड़ाई की न्यूज कंटिन्यू फैलती जा रही थी, लेकिन इस टाइम पे जियोयान अपने हिडन क्लाउड पवेलियन के अंदर बेहोश होता है, उसका चेहरा सफेद होता है और जागने के कोई भी निशान जियोयान शो नहीं कर रहा होता। आखिरकार जियोयान को इस फाइट में काफी हैवी इंजरीज आई थी। सबसे मेन जियानमिंग की वो श्रॉड जो कि जियोयान की चेस्ट के अंदर जा चुकी थी और अगर जियोयान की हेवनली फ्लेम ने जियोयान की सोल को ना बचाया होता तो जियोयान पहले ही मर चुका होता या कि फिर जिंदगी भर के लिए अपंग बन चुका होता। टाइम तेजी से बीतना स्टार्ट हो जाता है और 1 महीना चुपचाप बीत जाता है। इस टाइम तक लुओजिन पहले ही ठीक हो चुका था लेकिन वो अभी तक अपने पीक लेवल पर नहीं पहुंचा था।
जिसके बाद लुओजिन इस टाइम पे साउथ रीजन में ओल्ड लुओ के पास गया था। साथ ही साथ उसने उन चारों सेक्टों के बारे में उन्हें बताया था और उन्हें खत्म करने के लिए भी उनसे कहा था, क्योंकि आखिरकार उसने यही डिसीजन तो लिया था। हालांकि लुओजिन ने जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होता। एल्डर लुओ ऐसा कुछ भी नहीं करते, बल्कि उल्टा ही लुओजिन को डांटते हैं। जिसके बाद लुओजिन एमरल्ड ग्रीन सिटी के अंदर आए हुए थे और जोयान को देखते हुए वो काफी ज्यादा सीरियस थे। साथ ही साथ जोयान के हैवली इंजरीज को देखकर वो पसीने से तरबतर हो चुके होते हैं। हालांकि वो एक चीज को लेकर खुश थे कि जोयान के हेवनली फ्लेम ने जोयान को बचा रखा था और जोयान को ज्यादा से ज्यादा चोटों से रिकवर कर रही होती है उसकी हेवनली फ्लेम्स। एल्डर लुओ एमरल्ड ग्रीन सिटी के अंदर 2 महीने तक रहते हैं, लेकिन जोयान के ऑरे को धीरे धीरे ठीक होता देखकर उन्हें दूसरा कोई भी चेंज जोयान की बॉडी में नहीं दिखाई देता। हालांकि ओल्ड लुओ यहाँ पे और रुकना चाहते थे और जोयान को जागते हुए देखना चाहते थे, लेकिन तभी वेस्ट रीजन से अचानक ही उन्हें एक न्यूज मिलती है, जिसके कारण उन्हें वेस्ट रीजन में वापस जाना पड़ता है। सॉरी, साउथ रीजन में, मतलब दक्षिणी क्षेत्र या एशियन स्वेस सिटी के अंदर वापस जाना पड़ता है। इस टाइम पे लुओजिन भी काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसने एल्डर लुओ को कभी भी ऐसे अचानक ही कहीं नहीं जाते देखा था, ना ही उन्हें इतना ज्यादा परेशान देखा था। इस बार जब वो एशियन स्वेस सिटी की तरफ गए थे तो काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहे थे, जिसके कारण उन्हें लग रहा होता है कि वास्तव में इस बार कोई बड़ा ही मैटर है और हो सकता है ये स्प्रेड जिनसन ट्राइब से जुड़ा हुआ हो। कुछ टाइम पहले किंग म्यू का एक लेटर ओल्ड लुओ को मिला था, जिसमें किंग म्यू ने लिखा था कि उन्होंने स्प्रेड जिनसन ट्राइब के अंदर गहराइयों में कुछ ऐसी चीज को खोजा है जिसे ओरिजिन में नहीं होना चाहिए था, और यही एक रीजन था कि ओल्ड लुओ इतने ज्यादा घबराए हुए थे। किंग म्यू ने अपनी जांच में एक पिच ब्लैक क्रिस्टल रूट को पाया था, जो कि काफी ज्यादा फैमिलियर ऑरा दे रही होती, और वो फैमिलियर ऑरा हेम्यू का था जिसे जोयान ने मार डाला था, और ये हेम्यू की स्पिरिचुअल रूट का टुकड़ा होता है। जिसके बाद सीन एक आधा साल बाद वेस्ट रीजन का एरिया हमें दिखाया जाता है, जहां हिडन क्लाउड पवेलियन के अंदर जोयान आधे साल से सो रहा होता है और उसकी चोटें 90% तक रिकवर हो चुकी होती हैं। हालांकि जोयान ने होश में आने के अभी तक कोई भी सैम्बल शो नहीं किए थे। लुओजिन और जोंगी भी इस टाइम पे काफी ज्यादा सीरियस थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि जोयान को रिकवर होने में इतना ज्यादा टाइम लगेगा। साथ ही साथ उन्हें यह भी नहीं पता था कि जोयान अब जागेगा कब। इस टाइम के दौरान ओल्ड लुओ भी काफी बार जोयान के पास आए थे और उन्हें देखा था, और कुछ दिनों के बाद वो वापस से एशियन स्वेस सिटी में लौट जाते थे। इस टाइम पे आउटर वर्ल्ड में जोयान के बारे में काफी सारी तरह तरह की न्यूज़ फैल चुकी होती हैं, जिसमें यह होता है कि जोयान मर गया, जोयान हेविली इंजर्ड हो चुका है और वो कभी भी उठ नहीं पाएगा, और काफी सारी। हालांकि अभी ऐसे लोग भी थे जो कि मानते थे कि जोयान जिंदा होगा, और उन्हें लग रहा था कि जोयान ने वेस्ट रीजन को छोड़ दिया है। हालांकि आधे साल के अंदर जहां जोयान अभी नींद में ही था, वेस्ट रीजन के अंदर एक और न्यूज फैल जाती है कि अगर कोई जोयान का नाम सुनता है या जोयान को देखता है तो वो उसे जिंदा पकड़ के फोर सुपर सेक्ट के अंदर किसी में भी ले आए, तो फोर सुपर सेक्ट के लीडर्स उन्हें काफी ज्यादा लग्जीरियस गिफ्ट देंगे। हालांकि उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि यह न्यूज कितनी सच है और कितनी झूठ, क्योंकि उन फोर सुपर सेक्ट ने कोई भी रिएक्शन इस न्यूज में नहीं दिया था। लेकिन फिर भी काफी सारे लोग जोयान को यहाँ वहाँ ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि गिम्स एमरल्ड सिटी के अंदर साउथ वेस्ट रीजन का सबसे बड़ा शहर, जहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन वाला बड़ा शहर था, उस जगह पर जोयान से रिलेटेड कोई भी न्यूज नहीं थी, क्योंकि वो एरिया हिडन क्लाउड पवेलियन का था। यहाँ तक कि फोर सुपर सेक्ट को भी उस जगह पर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। जिसके बाद हमें हिडन क्लाउड पवेलियन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जोंगी लुओजिन को बताते हैं कि यंग मास्टर जाइलिंग एरिया के अंदर काफी ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। हालांकि हमारा एरिया काफी ज्यादा शांत है, लेकिन जोयान से रिलेटेड न्यूज एक तरह तरह की फैल रही है और लोग उसे ढूंढ रहे हैं। ये देखकर लुओजिन चिंता में डूब जाता है और इसके बाद कहता है अगर जोयान घायल नहीं हुआ होता और उसे ठीक होने के लिए हमने हिडन क्लाउड पवेलियन के अंदर नहीं रखा होता तो मैं खुद जाकर इन चीजों को देखता, लेकिन फिफ्थ ग्रैंडफादर ने मुझे मना कर दिया है, वरना अब तक मैं उन 4 सुपर सेट को भी खत्म कर चुका होता, क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है। इस टाइम पे लुओजिन के दिल में हर कीमत पे उन 4 सुपर सेट को डिस्ट्रॉय करने का जुनून सवार हो गया होता है, लेकिन एल्डर लुओ के मना कर देने के कारण लुओजिन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। हालांकि लुओजिन को अच्छी तरीके से पता था कि ऐसा नहीं था कि ओल्ड लुओ उन्हें 4 सुपर सेट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते। ये तो उनके लिए बड़ा आसान काम था, लेकिन वो चाहते थे कि ये लुओजिन खुद करे, ये उसका टारगेट था, तो इसे अचीव भी वही करे। वो नहीं चाहते थे कि लुओजिन हमेशा उनके पीछे खड़ा रहे, वो चाहते थे कि लुओजिन जोयान की तरह सामने आकर अपने आप को प्रूव करे। पास्ट की बात अलग थी, जब लुओजिन
यहाँ वहां जाकर कुछ चीजों को अजीब कर लेता था और अपनी पावर को बढ़ाता था। तो लुओ, एल्डर लुओ उसकी तारीफ करते थे। लेकिन जब से एल्डर लुओ जियोयान से मिले थे, उन्होंने जियोयान के तरीके को देखा, अकेले ही हर एक चीज को हैंडल करने को देखा, किसी से ना डरने को देखा, तब उन्हें लगा कि लुओ जिन में अभी काफी सारे सुधार करने बाकी हैं। और यही एक रीजन था कि वो चाहते थे कि लुओ जिन अपने आप को खुद प्रूव करे, ना कि उनकी पावर के भरोसे रहे। हालांकि तभी झांगी लुओ जिन को बताते हैं कि जो साउथ रीजन का इमॉर्टल क्लाउड सेक्ट है, उसने वेस्ट रीजन से अपने लोगों को जो कि बॉर्डर पे पहरा देते थे वापस ले लिया है। जिसके बाद लुओ जिन कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि इमॉर्टल क्लाउड सेक्ट ने अपनी पावर को वापस लेकर घोस्ट टेम्पल की उस ब्रांच को साउथ रीजन से डिस्ट्रॉय कर दिया हो? जिसपे जोंगी हाँ पे सिर हिला देते हैं। जिसके बाद वो बताते हैं कि हमारी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज करके एक पर्सन जो कि इमॉर्टल क्लाउड सेक्ट से थे, वो वेस्ट रीजन में आए हैं। जिस पे लुओजिन पूछता है कि आखिरकार वो वेस्ट रीजन में क्यों आना चाहते हैं और उनका मोटिव वेस्ट रीजन में आने का क्या है। क्या वो साउथ रीजन से सेप्ट होकर वेस्ट रीजन में अपने क्लेन को वापस से डेवलप करना चाहते हैं? तभी झोंगी कहता है, नहीं, मुझे उनकी जर्नी का ये रीजन बिल्कुल भी नहीं लगता। वो इमॉर्टल क्लाउड सेक्ट के सेक्ट लीडर के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। जो सुनकर लुओजिन तुरंत ही कहता है, आपका क्या मतलब है? जिसमें झोंगी बताता है कि यंग मास्टर, क्या आपको याद है कि आपके यंग फ्रेंड जियोयान के पास एक स्किल है जिससे वो अपने एल्यूजनरी क्लोन को क्रिएट कर सकते हैं जो कि बिल्कुल उनके जैसा ही दिखता है। ये स्किल इमॉर्टल क्लाउड सेक्ट के एक एल्डर का स्किल है। जिसपे लुओजिन तुरंत ही कहता है, क्या आपका मतलब है इमॉर्टल क्लाउड सेक्ट से युआन किंग? इस टाइम पे लुओजिन काफी ज्यादा दंग रहता है और काफी ज्यादा सरप्राइजिंग तरीके से बोल रहा होता है। जिसके बाद उसे समझ में आता है कि युआन किंग का वेस्ट रीजन में आने का मोटिव सिर्फ जियोयान होना चाहिए, क्योंकि उसने सुना था कि जियोयान वेस्ट रीजन में है, तो हो सकता है कि वो जियोयान को ढूंढते हुए वेस्ट रीजन में आया हो। हालांकि लुओजिन यहाँ पे अचानक ही कुछ बोलने वाला था कि तभी उसे एक और आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद लुओजिन तुरंत ही उसी जगह पर जाता है और अपने हिडन क्लाउड पवेलियन के 6th फ्लोर को देखता है। इस टाइम पे वो काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश होता है और तुरंत ही उसकी तरफ भागने लगता है। जिसके बाद हमें 6th फ्लोर पर जियोयान दिखाया जाता है जो कि स्टार फ्लेम से पूरी तरीके से घिरा हुआ होता है और उसकी आभा धीरे धीरे और मजबूत होता जा रहा था। जब उन्होंने इस फैमिलियर ऑरे को फील किया तो वो चिल्लाए बिना रह ही नहीं सके। इस टाइम पे लुओजिन और जोंगी काफी ज्यादा सरप्राइज थे और कहते हैं, जियोयान, तो आखिरकार तुम जाग रहे हो। जिसके बाद हमें 6th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 3 ह्यूमन फिगर बैठी थी, लुओजिन, जोंगी, और वो काफी ज्यादा खुश भी थे क्योंकि उनके सामने जो थर्ड पर्सन था वो अपना टर्की जियोयान होता है जो कि आधे साल बाद अभी अभी उठा था। जिसके बाद लुओजिन काफी ज्यादा एक्साइटेड तरीके से हंसते हुए खुद को रोक नहीं पाता और कहता है, भाई आज जियो, तुम आखिरकार आधे साल बाद जाग ही गए। लुओजिन की बात को सुनकर जियोयान अपना सिर हिला देता है, साथ ही साथ थोड़ा सा उदास भी हो जाता है क्योंकि इस आधे साल की गहरी नींद में जियोयान ने काफी सारे विजन्स देखे थे और ड्रीम्स देखे थे जो कि उसके डुइकी कॉन्टिनेंट से रिलेटेड थे। उसने अपनी जियो फैमिली को देखा था, अपने फ्रेंड्स को देखा था, यूनर और कैलिन के साथ वो खुशी से रह रहा होता है, अपने फादर, अपने टीचर, अपने बच्चे, अपने क्लेन की रिचनेस को देख रहा होता है। उस टाइम पे जियोयान डुइकी कॉन्टिनेंट के अंदर एक गॉड के जैसे था, लेकिन फिर भी जियोयान को लगा करता था कि अभी भी कुछ कमी रह गई है। जिसके बाद जियोयान इस कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। वो अपने कॉन्टिनेंट का डाउडी था और यहाँ पे इतनी बुरी तरीके से लोगों से हार रहा था। हालांकि जियोयान ने अपने ड्रीम में देखा था कि वो हुनक्लेन के हाथों हार गया था डाउडी होने के बाद भी। साथ ही साथ उस हुनक्लेन ने पूरे ही डुइकी कॉन्टिनेंट को एक एक करके डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद जियोयान ने अपने ड्रीम में अपने हर एक फैमिली मेंबर, रिलेटिव और अपने फ्रेंड को एक एक करते हुए हुनक्लेन के हाथों मरते हुए देखा था, जिसके कारण रियल लाइफ में जियोयान की आंखें पूरी तरीके से लाल हो जाती हैं क्योंकि जियोयान ने अपने फादर, अपने टीचर, जिसके बाद यूनर, कैलिन को भी उन ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हुनक्लेन वाले लोगों से फाइट करते हुए धीरे धीरे मरते हुए देखा था। जिसके बाद अचानक ही जियोयान को कुछ समझ में आता है और इसके बाद जियोयान अपनी आंखों को तुरंत ही ओपन कर देता है। अभी जियोयान ड्रीम में ही था। जिसके बाद जियोयान को अचानक एक आवाज सुनाई देती है, भाई जियोयान, भाई जियोयान, और उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके कंधे को थपथपा रहा हो। जिसके बाद जियोयान तुरंत ही अपने आप को कंट्रोल करके देखता है तो वहां लुओजिन होता है। जिसके बाद लुओजिन पूछता है कि जियोयान, क्या तुम ठीक हो? जिसपे जियोयान कहता है, मुझे माफ करना, मैंने अभी अभी कुछ पुराने सीन्स को देख लिया था जो कि मैं नहीं देखना चाहता था, इसीलिए मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया। हालांकि तभी लुओजिन बात बदलते हुए कहता है, भाई जियोयान, आखिरकार तुमने हमें काफी लंबा इंतजार कराया, तुम आधे साल बाद अब जाकर जागे हो।
क्योंकि वो जुआन का मूड फ्रेश करना चाहता था और जोयान से उसके पास्ट से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करना चाहता था। लुओ जिन की बात को सुनकर जोयान भी हेल्पलेस तरीके से स्माइल कर देता, क्योंकि उसने भी अज्यूम नहीं किया था कि उसे इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा जागने में। हालांकि तभी लुओ जिन जोयान की तरफ देखते हुए कहता, ओह ठीक है ब्रदर या जान जी हो, क्या तुमने उन एल्डर को देखा है? जोयान जैसे ही वो ये सुनता है तो तुरंत ही कहता है, एल्डर? कौन है एल्डर? जोयान की बात को सुनकर लुओ जिन और झांगी एक दूसरे को देखते और इसके बाद स्माइल करते हुए जोयान से कहते हैं, ऐसा लगता है कि आधे साल पहले की लड़ाई के रिजल्ट के बारे में आप पूरी तरीके से अनजान है। अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि हम कभी भी उन मिस्टीरियस एल्डर को खोज नहीं पाएंगे जिन्होंने आपकी हेल्प की थी और हमारी हेल्प की थी, क्योंकि झांगी ने लुओ जिन को बताया था कि उन एल्डर ने अपनी पावर के साथ उन चारों लोगों को सप्रेस कर दिया था और उनके एक ही बार के कहने पर वो चारों के चारों वहां से भाग गए थे और लुओ जिन, झांगी और जोयान को उन्हीं ने बचाया था। ये सुनते ही जोयान अचानक ही शॉक हो जाता है। उसे अच्छे से याद था कि आधे साल की लड़ाई के बाद वो बेहोश हो गया था। उसे लास्ट सीन जो याद था वो था जियान मिंग की स्वॉर्ड को तोड़ना और उसके लिए अपनी पूरी पावर का यूज करना। जब उसने जियान मिंग की स्वॉर्ड सील को तोड़ा था उसके बाद जियान तुरंत ही बेहोश हो चुका था, इसलिए जियान को नहीं पता था कि वो मिस्टीरियस एल्डर कौन थे जिसने उसकी हेल्प की। हालांकि लुओ जिन की बात को सुनने के बाद जोयान को पता चल जाता है और वो समझ जाता है कि वो मिस्टीरियस एल्डर कौन थे, लेकिन जोयान यहाँ पे जोंगी और लिटिल लुओ जिन को इसके बारे में नहीं बताता। जिसके बाद जियान की बॉडी से अचानक एक हंसने की आवाज आती है और ये हंसने की आवाज किसकी थी आप कमेंट करके बताइएगा, जो जियान की बॉडी के अंदर से निकली। मुझे भी तो पता चले आप लोग नोबल को कितने ज्यादा डेडिकेटेड और एडिक्टेड ही होता है ना तरीके से देख रहे हो। इतना तो पता होना चाहिए कि कौन थे वो। ऑब्वियसली ये गुयू होते हैं जो कि लुओ जिन और जोंगी की बात को सुनकर हंस रहे होते हैं। इस टाइम पे लुओ जिन और जोंगी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि जोयान ठीक था और साथ ही साथ जोयान खुश था कि वो इतने बड़े डिजास्टर से जाकर बच गया था। ये जोयान के लिए बिल्कुल एक मौत से बचने के बराबर ही था। जिसके बाद वो दोनों पूरे दिन एक दूसरे से बात करते हैं जैसे कि वो कई सालों से ना मिले हों। इस टाइम पे रात हो जाती है और वो रात को पीते पीते भी बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद पूरी रात शराब पीने के कारण उनके चेहरे पूरी तरीके से लाल हो जाते हैं और पूरा हिडन क्लाउड पवेलियन ही शराब की स्मेल से महकने लगता है। शराब बुरी चीज है, आओ इसे खत्म करें। एक बोतल तुम करो, एक बोतल हम करें, लेकिन तुम लोग मत पीना, बड़ी बुरी चीज है यार। इनर ऑर्गन्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। आपकी बॉडी इतनी सड़ी चीजों के लिए नहीं बनी है, तो इन्हें अंदर मत डाला करो। जिसके बाद वो लोग उसी 6th फ्लोर के अंदर सो जाते हैं। जिसके कुछ दिन बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिडन क्लाउड पवेलियन के सामने एक पर्सन जिसका ऑरा नॉर्मल ही दिखाई दे रहा था खड़ा हुआ होता है और इस सड़क पर चलने वाला वो पर्सन जैसे ही हिडन क्लाउड पवेलियन की तरफ देखता है जो कि आधा साल से बंद था और उस पर लिखा हुआ था क्लोज, तो वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। साथ ही आसपास चलने वाले लोग भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि ये ओल्ड मैन यहाँ पे क्यों खड़े हैं। हालांकि जब पैदल चलने वाले लोगों ने झोंगी को हिडन क्लाउड पवेलियन के बाहर आते देखा और सम्मान पूर्वक उन ओल्ड मैन को ग्रीड करते और हिडन क्लाउड पवेलियन के अंदर ले जाते देखा तो वो तुरंत ही चौंक जाते हैं। और ये आने वाले पर्सन और कोई नहीं बल्कि ओल्ड लुओ होते हैं जो कि जोयान को एक बार फिर से देखने के लिए आए थे। ओल्ड लुओ जब जोयान को ठीक देखते हैं तो आखिरकार उनके दिल की टेंशन दिल में गायब हो जाती है, क्योंकि इस बार तो उन्हें भी भरोसा नहीं था कि जोयान जागेगा या नहीं और कब जागेगा, क्योंकि जोयान की जो चोटें थी वो काफी ज्यादा हैवी थी। लेकिन सौभाग्य से कि जोयान के हेवनली फ्लेम ने जोयान को बहुत जल्दी ही रिकवर कर दिया था और जोयान उनके सामने ठीक ठाक खड़ा हुआ था। इस टाइम पे जोयान भी जब ओल्ड लुओ को देखता है तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत ही उन्हें रिस्पेक्टेड वे में ग्रीट करता है। जोयान के दिल में ओल्ड लुओ की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट थी, जैसा कि उसके टीचर और उसके फादर के लिए थी। जोयान को अच्छे से याद था कि जब से वो ओल्ड लुओ से मिला है ओल्ड लुओ ने हमेशा जोयान का काफी अच्छा ख्याल रखा था और हमेशा उसकी देखभाल की थी। जिसके बाद मुद्दा ओल्ड लुओ और जोयान की बात पे आता है, जहाँ पे ओल्ड लुओ जोयान से एक्साइटेड तरीके से बात करते हुए हंसते हुए कहते हैं, हाँ छोटे साथी, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे। ऐसा लगता है कि मैं गलत नहीं था। तभी जोयान भी उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, मैंने ब्रदर लुओ जिन से सीनियर के बारे में काफी सारी चीजों को सुना है। इन 6 महीनों के लिए सीनियर का मेरे लिए चिंता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तभी ओल्ड लुओ स्माइल करते हुए काफी ज्यादा एक्साइटेड वे में कहते हैं, हाँ ये काफी है, आप कोई बाहरी पर्सन तो है नहीं, इसीलिए इतना ज्यादा सॉफ्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो पहले बैठते हैं, इसके बाद आपको जो भी बात कहनी है आप कह सकते हैं।
इस टाइम पर लोजिन काफी ज्यादा हैरानी से ओल्ड लुओ और जियोयान के बीच के बात को देख रहा होता है और वो इस चीज से हैरान था कि आखिरकार ओल्ड लुओ जियोयान के साथ इतना सॉफ्टली बिहेव कैसे कर सकते हैं। उसने कभी भी नहीं सोचा था, जिसके कारण वो जेलिसी में स्माइल करने लगता है। जिसके बाद सभी लोग बैठ जाते हैं तो ओल्ड लुओ हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ छोटे साथी, पिछले 6 महीनों से तुम जब से सो रहे हो तुमने हमें बहुत परेशान किया था। और इसके बाद एक मजाकिया वे में स्माइल करने लगते हैं। उनकी बात को सुनकर जॉन तुरंत ही सिर हिलाता है और एक बार फिर से खड़ा होकर ग्रीट करते हुए कहता है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी ओल्ड लुओ से एक बार फिर से डांटते हुए कहते हैं, तुम्हें बार बार इस तरीके से ग्रीट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कोई बाहरी व्यक्ति जैसा मानता हूँ? चलो अब बाकी बातें छोड़ते हैं और सीधा काम की बात पर आते हैं। जिसके बाद ओल्ड लुओ अचानक ही थोड़ी सा सैड भी हो जाते हैं और सीरियस दिखाई देते हैं। उनकी बात को सुनकर जियोयान भी हेल्पलेस तरीके से स्माइल करके अपनी सीट पर बैठ जाता है। जिसके बाद सभी लोग शांत होकर जियोयान की तरफ देखने लगते हैं। तभी ओल्ड लुओ जियोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, जियोयान 4 सुपर सेट के बारे में तुम क्या सोचते हो? जिसपे जियोयान सीधा ही आंसर देता है कि अगर मैं उन्हें मार सकता हूँ तो मैं उन पे कोई भी दया नहीं दिखाऊंगा। जिसके बाद जियोयान की आंखों में उसका फायर लोटस भी धीरे धीरे घूमने लगता है। ये देखकर ओल्ड लुओ भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। हालांकि उन्हें पता था कि जियोयान नाराज है, लेकिन नाराजगी के कारण अपनी सोचने समझने की पावर को खो देना ये जियोयान को ही नुकसान पहुंचाएगा। जिसके बाद ओल्ड लुओ कहते हैं, ठीक है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहता हूँ। जिसपे जियोयान कहता है, एल्डर कृपया आप बोले। जिसके बाद ओल्ड लुओ थोड़ी सा झिझकते हैं लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए कहते हैं, जियोयान आप आधे साल पहले अपनी पावर के साथ उस फाइट के बारे में क्या सोचते हैं? जिसपे जियोयान थोड़ी सा नर्वस होता है और अपने सिर को झुकाते हुए कहता है, वो 4 सुपर सेट काफी ज्यादा पावरफुल थे और प्रेजेंट टाइम में मैं अभी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। जिसपे ओल्ड लुओ भी अपना सिर हिला देते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि प्रेजेंट टाइम पे जियोयान सच में उन चारों सुपर सेट के लिए कोई भी मैच नहीं है। हालांकि उन लोगों को पता था कि जियोयान के अभी के अचीवमेंट के हिसाब से जियोयान का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होगा और जियोयान उन चारों सुपर सेट को भी एक दिन सप्रेस जरूर कर देगा। उन्हें जियोयान पर पूरा विश्वास होता है। जिसके बाद और लोग पूछते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनमें से 4 कितने मजबूत हैं? जिसपे जॉन कहता है, हाँ, वो चारों सुपर सेट के लीडर डाउडी लेवल के वॉरियर्स हैं और वो कई साल पहले डाउडी लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुके थे, जिसके कारण डाउडी लेवल के अंदर भी उनके लिए कोई भी मैच नहीं होगा। हालांकि वो डाउडी लेवल के वो से लेवल पर अटके हुए हैं जिससे वो आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते और अगर कोई उनसे आगे डाउडी लेवल के आगे निकल जाता है तो वो उनमें से किसी को भी आसानी से मार सकता है। जियोयान के आंसर को सुनकर ओल्ड लुओ अचानक ही स्माइल करने लगते हैं क्योंकि यही वो रिजल्ट था जो वो जियोयान से सुनना चाहते थे कि जब तक कोई डाउडी लेवल के आगे नहीं निकल जाता तब तक उन 4 सुपर सेट के लीडर को मारना मुश्किल होगा और अगर जियोयान भी उन्हें मारना चाहता है तो उसे भी यही करना है। और ये उनकी चेतावनी जैसा ही था जियोयान के लिए, जो कि उन्होंने काफी आसान तरीके से जियोयान को समझाया था। तभी जियोयान कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एल्डर, मुझे गाइड करने के लिए आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। ये जूनियर तब तक उनके साथ फाइट करने नहीं जाएगा जब तक कि उनके बराबर लेवल पर ना पहुंच जाए। जियोयान के रिस्पेक्टेड वर्ड को सुनकर ओल्ड लुओ धीमे से स्माइल करते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं, लिटिल छोटे साथी, मैंने आपकी बहुत ज्यादा चिंता की है और काफी वेट भी किया आपका जागने का, लेकिन आपके कंपैरिजन में ये हमारा छोटा साथी जो अभी अपने बड़ों के बारे में सोचता है और उनकी हेल्प ही लेना चाहता है, पता नहीं ये छोटा बच्चा अब कब बड़ा होगा। और वो लुओजिन की तरफ देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। ये सुनकर लुओजिन तुरंत ही अपना सिर नीचे कर लेता है, जो देखकर वो लोग तुरंत ही जोर से स्माइल करने लगते हैं। और इसके बाद ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है एक हैप्पी एंडिंग के साथ। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे। नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों को नाइट पे मिलेगा, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। संडे को हमारे 3 एपिसोड आएंगे। जिसने भी लास्ट तक देखा है उसे ये पता होगा, तो आप लोग खुश हो सकते हैं। ठीक है, तो बाय बाय 3N फैमिली।